दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई। होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी सदैव रंगीन रहे, सुख संपन्नता धन धान्य से परिपूर्ण रहे, यही ईश्वर से हमारी मनोकामना है। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। अब आज चूंकि 15 मार्च है और आप जानते हैं कि हम लोगों की जो परीक्षा है वह 16 और 17 अप्रैल को है। इसका मतलब है कि हमारी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होली के माहौल को पूरा एंजॉय कर लिया है, छुट्टियां भी बिता ली हैं। अब देखिए, आपके पास आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और आप जान लीजिए, कम सोइए, कम घूमिए और कम खाइए। अगर इन तीनों चीजों को कम कर देंगे तो पूरा का पूरा आप नौकरी के हकदार हैं, ठीक है। और इसी परीक्षा को आखिरी परीक्षा समझ के पढ़ाई करिए और खूब मेहनत से इस परीक्षा को दीजिए, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं, चूंकि काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है तो अब मैं भी आपके साथ रेगुलर रहूंगा और आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहेगी। जितना कमिटमेंट किया गया है वो भी आपको मिलेगा और बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए, ठीक है। और प्रयास रहेगा कि समय से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कुछ मैराथन वीडियो की तैयारी भी हो गई है, वह भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन मैराथन वीडियो तब मिलेगी जब हम पूरा सिलेबस इधर पढ़ा लेंगे। उसके बाद मैराथन वीडियो आपको दोहराने के लिए मिलेगी। कम से कम समय में आप अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहरा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, लेकिन उसके पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज और, आज हम मानव एवं पर्यावरण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। और आप जानते हैं कि हमारे प्रश्नों की संख्या बहुत सीमित रहती है, लेकिन इसका जो दायरा है, जो इसकी एरिया है, वो बहुत बड़ी होती है। तो आज भी हम ऐसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और एक एक प्रश्न में आपको चार चार प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपको पता है कि जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो एक ही जगह से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा के पूछा गया है और आप उसको बार बार कई तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है, एक ही प्रश्न के साथ सभी प्रश्नों को जोड़कर पढ़ने का, ताकि अगर आप एक टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक के आए हुए सभी प्रश्नों को दोहरा पाए, ठीक है। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ इस प्रश्न को शुरू करते हैं। अब मानव एवं पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे, ठीक है, अथवा जंतु और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आपको पारिस्थितिकी विज्ञान की उस शाखा के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है स्थलीय पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है समुदाय पारिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी, ऑप्शन सी है स्व पारिस्थितिकी या ऑटिकोलॉजी और ऑप्शन डी है आबादी पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो बताइए कि पारिस्थितिकी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु और वातावरण से उसके संबंधों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, वह शाखा है स्व पारिस्थितिकी, ठीक है। स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है एक व्यक्तिगत पौधे और जंतु तथा वातावरण से उसके संबंधों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ताकि यहां से अगर दोबारा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करें। देखिए, जो पारिस्थितिकी विज्ञान की जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, वो दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं पारिस्थितिकी विज्ञान की। एक है स्व पारिस्थितिकी, ठीक है, एक है स्व पारिस्थितिकी, इसे कहते हैं ऑटिकोलॉजी, ठीक है, ऑटिकोलॉजी कहते हैं। और दूसरी शाखा जो है वह है समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी। तो यह पारिस्थितिकी विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी को कहते हैं सिनेकोलॉजी, ठीक है, सिनेकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है। स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होता है, अगर इनकी परिभाषा देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर इसकी परिभाषा ही है। तो देखिए, स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे, क्या होता है, एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति, ठीक है, एक व्यक्तिगत जाति, या इसे आप कह सकते हैं स्पेसीज, ठीक है। एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जात, या इसे स्पेसीज कहते हैं,
और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब बात समझ में आई। स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति या स्पेसीज कह लीजिए इसे, और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आखिर समुदाय पारिस्थितिकी किसे कहते हैं या सिनेकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, यह आपने ऑर्टिकोलॉजी के बारे में जाना। अब सिनेकोलॉजी किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, सिनेकोलॉजी जो है वह स्वपारिस्थितिकी से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें होता है कि एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप, ठीक है, समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, उनकी रचना, उनके व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो समस्त समुदायों का अध्ययन कर देता हूं। ठीक है, आप जानिएगा कि वातावरण के साथ उनका अध्ययन। ठीक है, तो यह किया जाता है सिनेकोलॉजी के अंदर। तो आर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी दोनों के बारे में आपने जाना। आइंदा से अगर यहां से प्रश्न, अब देखिए अगर हम सिनेकोलॉजी को और हिस्सों में तोड़ेंगे तो वो एक बड़ा पोर्शन बन जाएगा, आपकी परीक्षा के लिए वह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जितना आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक था उतना हमने आपको बता दिया। आर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी ये दो ब्रांचेज हैं इकोलॉजी के। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान की ये दो शाखाएं हैं, स्वपारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। इनके बारे में आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूएनईपी द्वारा या यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? ठीक है, तो किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि यूनेप द्वारा या यूएनईपी के द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ए है बीपी पाल, ऑप्शन बी है यश पाल, ऑप्शन सी है एमएस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है आर मिश्रा। तो बताइए किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? तो देखिए वह वैज्ञानिक है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन के नाम से आप परिचित होंगे। इन्हें यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। ठीक है ना। अब आइए दोस्तों जरा यूनेप के बारे में जान लेते हैं। आखिर यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, यूएनईपी के बारे में भी जान लेते हैं। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का फुल फॉर्म है। और देखिए यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी है केन्या की राजधानी। ठीक है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। ठीक है ना। अब देखिए एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हैं, यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना, तो इन्हें यूएनईपी ने फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल कई परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है तालाब एवं दलदल, ऑप्शन बी है झरना एवं नदी, ऑप्शन सी है तालाब एवं नदी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए स्वच्छ जल समुदाय में दो प्रकार के आवास होते हैं, एक होता है लैंटिक आवास, एक है लैंटिक आवास है। लैंटिक आवास या इसे कहते हैं लैंटिक हैबिटेट। ठीक है, लैंटिक हैबिटेट होता है।
और दूसरा होता है लोटिक, लोटिक हैबिटेट होता है, ठीक है, लोटिक हैबिटेट होता है। अब आखिर लैंटिक और लोटिक हैबिटेट क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं तो अपने आप आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए, दो तरह के आवास होते हैं स्वच्छ जल समुदाय में, एक लैंटिक आवास होता है, एक लोटिक आवास होता है, ठीक है। लैंटिक आवास ऐसे आवास होते हैं, ऐसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जहां जल स्थिर रहता है, ठीक है। तो ऐसे आवास जहां जल स्थिर रहता है, ठीक है, या ऐसे पारिस्थितिक तंत्र, ऐसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र जहां जल स्थिर रहता है, वह जो है लैंटिक आवास कहलाता है। या तो जल स्थिर रहे या तो बहुत धीमी गति से प्रवाहित होता है, तो उसे लैंटिक आवास कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो पहला है झीलें, झीलें इसके उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है तालाब, तालाब का जल भी स्थिर रहता है, आप देखते हैं, तो तालाब हो गया। फिर जलाशय या रिजर्वायर जिसे कहते हैं, जलाशय भी, जलाशय का जल स्थिर रहता है। और दलदली क्षेत्र, ठीक है, दलदली क्षेत्र, यह भी लैंटिक आवास का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि लैंटिक आवास में जल स्थिर रहता है। अब इसके अपोजिट आ जाइए, लोटिक हैबिटेट या लोटिक आवास में क्या होता है, इसमें जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है। क्या होता है, इसमें जो जल है, जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो जिसमें जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लोटिक आवास कहते हैं। कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जल स्थिर रहता है या किसके अंतर्गत जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है। तो यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें लोटिक हैबिटेट के अंतर्गत जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है, जबकि लैंटिक हैबिटेट के अंतर्गत जल स्थिर रहता है, ठीक है ना। तो जिसके अंतर्गत जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है उसके जो मुख्य उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, वो देखिए, नदियां हैं, नदियों का जल आप जानते हैं तीव्र गति से प्रवाहित होता है। और नहरें हैं, नहरों का जल भी प्रवाहित होता है, चलता रहता है, लगातार बहता रहता है। और झरने, ठीक है, झरने हैं, झरनों का जल भी लगातार प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, देखिए ये झीलें हैं, झीलें मतलब लेक्स, ठीक है। और झरने का मतलब क्या होता है, झरने का मतलब होता है स्ट्रीम्स, ठीक है, ये अंतर आप याद रखिएगा। तो झीलें और झरने एक मत करिएगा, झीलों का मतलब होता है लेक्स और झरनों का मतलब होता है स्ट्रीम्स, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। झीलों का जो जल होता है वो स्थिर होता है, जबकि झरने का जल लगातार प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो स्थिर जल के आवास के अंतर्गत झीलें, तालाब, जलाशय और दलदली क्षेत्र आते हैं। यही प्रश्न 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है। लेकिन जो लोटिक हैबिटेट होता है उसके जल तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं और इसमें नदियां आती हैं, नहरें और झरने इसके मुख्य रूप से उदाहरण है, या कोई भी ऐसा उदाहरण जहां का जल तीव्र गति से प्रवाहित हो उसे आप लोटिक हैबिटेट के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, स्वच्छ जल समुदाय के जो लैंटिक आवास का उदाहरण है। अब देखिए उसमें कौन कौन सा है, तालाब और दलदल, आपको यही मिल गया। तो तालाब एवं दलदल यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। अब आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है। आपको बताना है कि मौसम विज्ञान परीक्षण के लिए जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि मौसम वैज्ञानिक गुब्बारों को उड़ाते हैं और उस गुब्बारों को उड़ाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो बताइए कि मौसम विज्ञान में परीक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें प्रयोग करते हैं हीलियम गैस का, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। हीलियम गैस, इसकी खास विशेषता क्या है, यह एक अक्रिय गैस है, ठीक है। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा है यह एक अज्वलनशील गैस है, ठीक है, अक्रिय है, अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका जो प्रयोग है वह गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनसीडीएम कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है पुणे में। तो बताइए कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। देखिए यह स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी,
1995 में नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है ना। अब एक चीज और जान लीजिए कि जो एनसीडीएम है यह किसके अधीन काम करता है? यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसका जो प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित, ठीक है, संबंधित नीति निर्माण, नीति निर्माण, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रमों का, और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन। ठीक है, कार्यक्रमों का संचालन। ठीक है, तो एनसीडीएम इसका मुख्य मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका जो प्रमुख कार्य है, एक तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य है वह आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के अपने छठवें प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा कथन है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों कथन सही है कि गलत है। कूट से उत्तर देना है आपको, केवल एक सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2 सही है। ठीक है, तो आप बताइए कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरा कथन है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए, पहला कथन है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। जबकि दूसरा कथन है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 23 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है बल्कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। तो 23 मार्च को क्यों क्या मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी हुई थी। ठीक है, राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च के दिन। ठीक है, तो भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। 23 मार्च के दिन एक और तिथि है, एक और दिवस है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, विज्ञान दिवस यह भी 23 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए, शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह दोनों 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? 23 मार्च को विश्व वानिकी दिवस दिया है, तो यह गलत है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए है, टास्क है आपके लिए। देखिए, विश्व ओजोन दिवस आप जानते हैं कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब बताइए कि जो 16 सितंबर 2024 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? यह आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2024 को जो मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब चलिए, आज के तो इसमें देखिए विकल्प केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा गलत है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से किसका सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है आना सागर झील, अजमेर दिया है। ऑप्शन बी है पोवई झील, महाराष्ट्र दिया है। ऑप्शन सी है ट्विन झील, नागालैंड दिया है। और ऑप्शन डी है बिंदु सागर झील, आंध्र प्रदेश दिया है। तो बताइए कि इनमें से किसका सुमेल नहीं है। जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, आना सागर झील अजमेर में है, सही है। पोवई झील महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। ट्विन झील नागालैंड में है, यह भी सही है। लेकिन बिंदु सागर झील आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, बिंदु सागर झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आना सागर झील अजमेर बिल्कुल सही है। पोवई झील महाराष्ट्र सही है और ट्विन झील नागालैंड सही है। जबकि बिंदु सागर झील उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है
वह सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। एकदम घिसा पिटा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है कि आपके इस पेपर में भी यह पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी है शंकुधारी वनों में और ऑप्शन डी है टुंड्रा में। तो बताइए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, इसका उत्तर रट लीजिए, ठीक है ना। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा नवा प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। आपको बताना है कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है, ठीक है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है एफ.आई. क्लीमेंट्स ने, ऑप्शन बी है सी रौनकियर ने, ऑप्शन सी है ईपी ओडम ने और ऑप्शन डी है आर्निस नेस ने। तो बताइए कि गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है। यह प्रश्न वर्तमान में कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप इकोलॉजी के बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए। अब देखिए डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था आर्निस नेस ने, ठीक है ना। इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया, 1973 में, ठीक है। अब देखिए डीप इकोलॉजी है और एक है सैलो इकोलॉजी, ठीक है। एक है गहन पारिस्थितिकी होती है और एक होती है सतही पारिस्थितिकी। लेकिन मैं आपको बहुत अंदर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वह आपके सिलेबस के बाहर की चीजें हो जाएंगी, आपको बहुत अंदर तक नहीं पढ़ना है क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं। तो केवल गहन पारिस्थितिकी के बारे में जान लीजिए कि गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है आर्निस नेस ने 1973 में, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम एक आवश्यक तत्व है, ठीक है। और दूसरा कथन है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम आवश्यक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या न तो एक और न ही दो सही है। तो चलिए कथनों को देखते हैं। देखिए क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम एक आवश्यक तत्व है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम एक आवश्यक तत्व है, ठीक है ना। अब दूसरा कथन है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम आवश्यक है और यह भी कथन सही है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम एक आवश्यक तत्व है और दोनों कथन सही है, ठीक है। एक और दो दोनों कथन सही है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम की आवश्यकता न पूछ के यह पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, रंध्रों के खुलने खुलने व बंद होने को नियंत्रित करता है, बंद होने को नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। तो पौधों के जो रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, कौन सा तत्व है, तो वह भी है पोटेशियम, ठीक है। और इसी के माध्यम से वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी नियंत्रित करता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम आवश्यक है क्योंकि यह रंध्रों के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, दोनों तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। अब आइए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, ऐसे पौधे जो बहुत कम तापक्रम में जीवित रहते हैं कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जो बहुत कम तापक्रम में जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेगाथर्म, ऑप्शन बी है मेसोथर्म, ऑप्शन सी है माइक्रोथर्म्स और ऑप्शन डी है हाइकिस्टोथर्म। तो बताइए कि ऐसे पौधे जो बहुत कम तापक्रम में जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए मेगाथर्म कौन से पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अधिक तापक्रम चाहिए, ठीक है, अधिक ताप चाहिए। और मेगाथर्म का मतलब है महातापी पौधे, ठीक है। महातापी पौधे या मेगाथर्म ऐसे पौधे जिन्हें अधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी उष्ण कटिबंध में उगने वाले पौधे मेगाथर्म पौधे कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है मीसोथर्म। मीसोथर्म को क्या कहते हैं, मध्यतापी, ठीक है। मध्यतापी ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें सर्दी और गर्मी मतलब संतुलित मौसम कहते हैं, जहां थोड़ा सा ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं और कुछ समय तक ये तापक्रम भी बर्दाश्त करते हैं, मतलब सर्दी व गर्मी दोनों
दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, कम ताप व अधिक ताप दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें मध्यतापी पौधे कहते हैं। फिर आ जाते हैं माइक्रोथर्म्स, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें न्यून तापी पौधे कहते हैं। ठीक है, न्यून तापी पौधे कहते हैं ऐसे पौधे जो कम तापक्रम में अपनी वृद्धि या विकास को संचालित करते हैं, यह कम तापक्रम वाले पौधे हैं। ठीक है, इन्हें कम तापक्रम चाहिए, कम ताप चाहिए। अब आ जाते हैं हेकिस्टोथर्म, ऐसे पौधे जो वर्ष के अधिकतर दिनों तक लगातार न्यून ताप में रहते हैं। ठीक है, कम से कम ताप में रहते हैं, और यह जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, और वर्ष भर लगभग ये लंबी सर्दियों तक में जीवित रहते हैं। ऐसे पौधों को हेकिस्टोथर्म कहते हैं, या इसे महा न्यून तापी पौधे कहते हैं। ठीक है, महान्यून तापी पौधे कहते हैं। और यह प्रश्न एक बार इसी रूप में पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा कि इनमें से कौन से पौधे हैं जो बहुत कम तापक्रम में जीवित रहते हैं, वह पौधे हैं हेकिस्टोथर्म पौधे। और यह शीतोष्ण कटिबंधों में 3600 मीटर की कहाँ उगते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले पौधे हैं ये। और यह 3600 मीटर की ऊंचाई पे ऊपर, 3600 से ऊपर की ऊंचाई पर, ठीक है, 3600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर यह पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो महान्यूनतापी पौधे हेकिस्टोथर्म पौधे महान्यूनतापी पौधे होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। ऐसे पौधे जो बहुत कम तापक्रम में जीवित रहते हैं उन्हें हेकिस्टोथर्म या महान्यूनतापी पौधे कहते हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। आपको बताना है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना ह्रास होता है। तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 90%। तो बताइए कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो कितने प्रतिशत होता है। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न हमने आपको पढ़ाया है, वह प्रश्न है लिंडेमान का 10% का नियम। ठीक है, लिंडेमान का 10% का नियम। ठीक है, 10% का नियम, या आप कहिए कि 10% का नियम किसने दिया था, तो यह दिया था लिंडेमान ने। ठीक है ना, अब यही 10% का जो नियम है, यही प्रश्न है, यह दूसरे रूप में आपके सामने आया है। देखिए, 10% के नियम में क्या था कि जब ऊर्जा का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है तो अगले स्तर में केवल 10% ही उसे प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अगर शाकाहारी से प्राथमिक उपभोक्ता से प्राथमिक स्तर से अगर जो है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक में जाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता को कितना मिलता है, केवल 10% ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, यह उसी प्रश्न का अगला पार्ट है। मतलब दूसरे प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है कि अगर एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, तो देखिए ह्रास हो जाता है 90%, तो मिलता कितना है, 10%। ठीक है, यही लिंडेमान का नियम है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया है, तो वह लिंडेमान ने दिया है। और इसका मतलब है कि जब एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो 90% हो जाता है, और जो बचता है वो केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं जब कोई प्रश्न पढ़िए तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 10% के नियम के आधार पर ही यह प्रश्न दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आपको बताना है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए है सीजे बैरो, ऑप्शन बी है डी कास्त्री, ऑप्शन सी है वाल्टर जी रोसेन और ऑप्शन डी है रेमंड एफ दासमान। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइए। अब देखिए, मैं यहां आपको एक बात बताता हूं। देखिए, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, इन दोनों शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों शब्द किसने दिए हैं, तो देखिए, जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने कहा था, सबसे पहले कहा था रेमंड एफ दासमान ने। ठीक है, रेमंड एफ दासमान ने कहा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है ना, अब इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को चेंज करके बायोडाइवर्सिटी शब्द के रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया, यह प्रयोग किया डब्ल्यू जी रोसेन ने।
ठीक है, WG रोसेन या इन्हें कहीं कहीं रोजेन लिखा रहता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द जैव विविधता के लिए सबसे पहले प्रयोग किया गया था और इसे प्रयोग किया था रेमंड एफ दासमान ने, जबकि और रेमंड एफ दासमान ने इसका प्रयोग कहाँ किया था, इनकी एक बुक है ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ठीक है, और यह पुस्तक इनकी 1968 में प्रकाशित हुई थी, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था रेमंड एफ दासमान ने और बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जैव विविधता के लिए WG रोसेन या इन्हें कभी कभी रोजेन लिखता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सूक्ष्म अंतर है दोनों में, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 14वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है CNG का मुख्य घटक क्या है। आपको बताना है CNG का मुख्य घटक। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है CH4। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या मीथेन है। तो देखिए CNG का जो मुख्य घटक है वह क्या है, वह है मीथेन। ठीक है, CNG को किस नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है CNG का, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म है। और जो है इसमें जो मुख्य घटक होता है वह होता है CH4 या मीथेन कहते हैं इसे। ठीक है ना, एक चीज और जान लीजिए कि वर्तमान में जो CNG है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, परिवहन साधनों में ईंधन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सबसे कम प्रदूषणकारी होता है। ठीक है ना, सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वर्तमान में परिवहन साधनों में उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग परिवहन साधनों में किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न यह पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है, तो उसमें ऑप्शन रहता है CNG। ठीक है, तो CNG सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, या इसे क्या कहते हैं, इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है ना, स्वच्छ ईंधन। ठीक है, इसे इस रूप में भी CNG को जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी है जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी है जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से और ऑप्शन डी है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो आपको बताना है कि नदी का जो जल प्रदूषण है वह किससे मापा जाता है। तो देखिए नदी का जो जल प्रदूषण है वह मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, और इसे कहते हैं BOD। BOD का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD कहते हैं। और BOD जो है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से संबंधित है, इसी से नदी जल का प्रदूषण मापा जाता है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था और उस महाकुंभ के दौरान लगातार जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे। और जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे तो आखिर जल का परीक्षण कैसे किया जाता था, तो वही जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा या BOD से। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है कि जब जल में सीवेज प्रदूषण या देखिए विभिन्न प्रकार के कार्बनिक या अकार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं वह जब जल में बड़ी मात्रा में घुल जाते हैं तो क्या होते हैं, उनका अपघटन होने लगता है और उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से उनका अपघटन होता है। तो अपघटन होने से ऑक्सीजन की मात्रा, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी मात्रा लगातार कम होने लगती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी तो BOD का जो लेवल होता है यानी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो जल गंदा होना शुरू हो जाता है। तो आपसे कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी जल में BOD की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब क्या है, तो BOD की अधिक मात्रा जब हो जाती है यानी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की डिमांड होती है, इसका मतलब है कि वह जल बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों से दूषित हो रहा है। ठीक है ना, जैसे सीवेज से दूषित हो रहा है,
सीवेज से दूषित हो रहा है, यानी उसमें अपघटन की प्रक्रिया तेज हो रही है और अपशिष्ट कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा अधिक है, अपघटन की दर जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है ना। तो बीओडी की मात्रा का अधिक होने का मतलब जल बहुत अधिक गंदा है, और जैसे जैसे बीओडी की मात्रा कम हो जाती है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जब कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जल स्वच्छ है। ठीक है, जल स्वच्छ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।